सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। बुआ बहुत बहुत स्वागत है और इतना अच्छा लग रहा है देख के। भाई हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब तुम हमारा स्वागत करती हो हमारे कार्यक्रम में, है ना? हाँ, हमें तो इसलिए स्वागत करने का जी करता है कि जब हम आपके साथ होते हैं ना, हाँ। तो लगता है बस बाहें खोल के स्वागत करें। हाँ भाई, ये बात भी सही है क्योंकि यही तो हम कह रहे हैं ना कि जब हमारे जो साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं उनका भी तो कार्यक्रम है, लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। तो भाई ठीक है, स्वागत करने में मजा तो बहुत आता है भाई, हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन क्योंकि फिर भी बुआ पास में है तो फिर स्वागत करना बनता है। और सखियों का भी स्वागत करते हुए आज तो बस जोश की बात करनी है क्योंकि आज कुछ दिन ही ऐसा है। हाँ, जैसे कि आज हम बात करेंगे सखी विशेष में धार की रानी द्रौपदी की। और आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किताब की बात करेंगे। तो वो किताब है अकाल में सारस, जिसे लिखा आदरणीय केदारनाथ सिंह जी ने। जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित ये कृति भी पढ़ेंगे। और भाई वर्ल्ड फेमस जब होने की बात आती है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हों, लेकिन आज तो खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, तो पहले भाई सबको ढेर सारी बधाई। ढेर सारी मुबारक। खेलो खुश रहो सब लोग, हाँ, है ना? ये बुआ इस बार का संदेश भी यही है क्या कि मतलब सब स्टे हेल्दी, सारे लोग स्वस्थ रहें। हाँ। और सारे लोग एक्टिव रहें और मजबूत रहें। बिल्कुल सही बात है, ये समय के हिसाब से ही तो रहता है। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव। क्या बात है। तो ये सब संदेश इसीलिए होते हैं, तो कार्यक्रम सुनते रहिए सब लोग। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया संदेश हम लोग देते हैं। और वैसे भी बुआ, वैसे जो खेलने की बात होती है, हाँ। तो खेल का प्रभाव जितना शरीर पर पड़ता है उससे कहीं ज्यादा मन पर पड़ता है ना। और गीत संगीत का भी पड़ता है। अच्छा हाँ, एक बात और है भाई, संदेश हम नहीं देंगे, किसी किसी के आगे बढ़ाएंगे आज संदेश। ऐसा ना सोचिएगा कि हम कुछ कहने जा रहे हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। ले दिल की उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ
सी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। बुआ, ये बात तो सच है कि खेल जो हैं वो आशाओं से और जोश से, उत्साह से जोड़ते हैं हमें। बिल्कुल जोड़ते हैं, और जब तक आशा बनी रहती है तब तक पूरा जीतने का जज्बा भी बना रहता है, और बनाए रखना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। जी। और एक बात और अच्छी है कि खेल में हिस्सा जरूर लेना चाहिए, ये पहले नहीं सोच लेना चाहिए कि हम हारेंगे या जीतेंगे। हिस्सा लेना देना बहुत जरूरी है ना? सही बात है। खेल में आपकी भागीदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है, ना कि आपका जो पदक है या आपकी जो ट्रॉफी है उसके बारे में। कोई बाद में देखेगा, पहले पूछेगा कि हाँ, तुमने भाग लिया या नहीं लिया कि नहीं लिया, या न लेने वाले को ये कह सकते हैं कि पहले ही वो मान लेता है कि वो हार गया, है ना? बिल्कुल। तो बिल्कुल। कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो जो स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव, ये जो वाक्य है, जो कहना चाहिए संदेश है, ये इस बार की थीम है ये। दिवस पर दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है, ये थीम है, और ये बहुत खुद अपने आप में संदेश देता है। बिल्कुल। अच्छा बुआ, जब महामारी का समय ये चल रहा है और काफी काबू पा लिया गया, फिर भी अभी भी दहशत है, और ऐसे में जब सेहत की बातें या दूसरी जो तमाम एक्टिविटीज हैं उन पर एक जैसे लगता है एक खतरे में है, दांव पर लगी हुई हैं, तो ये संदेश उत्साह भर रहा है और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की चेतना जगा रहा है, और इस बार का ओलंपिक दिवस कुछ ऐसा ही कर रहा है। भाई इतना लंबा इतिहास है, इतनी पुरानी चीज जब हो जाती है ना तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही लेकर आती है। 1896 में जब शुरू हुआ ये ओलंपिक ना, तो इतने साल हो गए, तो ये सोचो कि उस समय भी इस खेल को महत्व दिया गया, शुरुआत हुई, अब जाकर वो स्थान मिला है खेलों को कि लोग अब समझने लगे कि हाँ, खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब, नहीं तो पहले कहते थे होगे खराब। हाँ, है ना? सही बात है। अच्छा, वो थोड़ा सा अगर इतिहास में पीछे जाकर देखें तो जब दरअसल जो ओलंपिक का जन्म हुआ था, ये ग्रीक में हुआ था, और उस समय ये वहीं पर खेला जाता था, और इसका स्वरूप बहुत कुछ धार्मिक था। वहाँ पे खिलाड़ी खेलते थे और विभिन्न स्थानों से खिलाड़ी आते थे अपना अपना जौहर दिखाने के लिए, और खेल के दौरान जो जीतता था उसको कोई पदक या इस तरह की चीजें नहीं दी जाती थी, बल्कि फूलों की माला पहनाई जाती थी। फूल की माला पहनाया जाता था, और वो लेकर खिलाड़ी घर लौटते थे, और फिर उनका फिर से स्वागत होता था। और वैसे भी फूल की माला पहनाना अपने आप में बहुत सम्मानजनक बात है, उनका वंदन किया जाता है एक तरह से, उसे ही माला पहनाई जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो खेलों की शुरुआत का संदेश लेकर एक संदेश वाहक जाया करता था, जिसमें अलग अलग जगहों पर खिलाड़ियों को खेलने के लिए ठीक से बकायदा न्योता दिया जाता था। राहुल, पता है? सही बात है, बिल्कुल। वैसे इस प्रथा ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया था, और इसी से प्रेरणा लेकर, जैसा कि भी आपने बताया था, पहली बार 1896 में, तो 1894 में पियरे डी कुबर्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नींव रखी थी, जिसके तत्वावधान में पहली बार 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्म हुआ, और एथेंस में खेलों का आयोजन हुआ। और 2 जून ना 1948 से 23 जून 1948 से लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस घोषित किया गया।
यानी कि ये तारीख है 23 जून, जिस दिन ये घोषित किया गया, इसीलिए आज के दिन मनाया जाता है। और ये उद्देश्य तो वही था ना कि दुनिया के हर हिस्से से हर उम्र के लोग, स्त्री पुरुष, खेल में भागीदारी लें और प्रेरित हों। और उसकी वजह से राजू, एक बात और है ना कि जब भागीदारी होगी तो तैयारी होगी, और तैयारी होगी तो फिर बहुत सारी चीजें अपने आप उसमें आ जाती सही है ना। बात है, बिल्कुल सही बात है। वो एक जोश रहेगा, एक दिनचर्या सबकी सेट होती जाएगी। बिल्कुल, एक और अनुशासन होता है हाँ, खिलाड़ियों में, और एक टीम में खेलने की जो भावना भावना होती है वो होती है। खिलाड़ियों में होती है। और वैसे भी कहते हैं, देखो कोई भी बात हो ना, ये तो वर्ड फेमस है ना कि जब भी कोई बात होती है भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यानी कि हाँ, खिलाड़ी की भावना जो होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है, कुछ तो खास है बिल्कुल ना? बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया, इसी भावना से किया जा रहा था। वैसे ये बता दें कि ओलंपिक खेल जो है वो पहला ओलंपिक जो दिवस था वो 9 देशों में मनाया गया था। और यानी कि पहले जब हुआ तो 9 देशों में, फिर आज तो पूरे विश्व में मनाया पूरे जा रहा है। विश्व में मनाया जा रहा है। और हर 4 साल में होते हैं ओलंपिक खेल। इसमें ग्रीष्मकालीन भी होते हैं, शीतकालीन खेल भी होते हैं, और इनका आयोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति के द्वारा। और विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कहा जाता है बिल्कुल। इसको, जिसमें हर बार कुछ नए खेल शामिल होते हैं। क्योंकि और इसमें जो भी खेल होता है उसमें जोश देखते ही बनता है भाई, बिल्कुल। क्योंकि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर हिस्सा है तो हर आदमी इसके लिए फक्र महसूस करता है कि भाई हमने ओलंपिक में हिस्सा लिया है। और वैसे भी जो भी रिकॉर्ड बनते हैं उसके लिए कहा जाता है ये ओलंपिक रिकॉर्ड है, तो एक मान लिया जाता है कि विश्व में सबसे या कहना चाहिए कि इसका स्तर जो है वो एक मानक बन जाता है कि मानक अगर बन जाता है, ओलंपिक सही का। बात है। और इसकी खास तौर से मशाल जो है वो जो लेकर दौड़ने की परंपरा है, या जो उसकी चलती है, वो अपने आप में बड़ी अनोखी है, और बहुत देखते ही उसको एक मन में जोश आ जाता है। और वैसे भी जो आग है, अग्नि है, वो एक इतनी ऊर्जा का प्रतीक है कि लगता है कि वो एक तरह से सबके मन में एक चिंगारी सी लगा देती है कि भाई अब जोश खेलना है जगा ना? देती है बिल्कुल कि हाँ चलो अब तैयारी करो। तो अच्छा 19 बुआ, मुझे लगता है कि जैसे जो पहले संदेश वाहक भेजे जाते थे, तो उसी तरह से फिर शायद उसी से प्रेरणा लेकर ये मशाल भेजने का चलन शुरू हुआ होगा। बिल्कुल उसी से चलन हुआ होगा, क्योंकि ओलंपिक मशाल जो है इसके जलाने की शुरुआत तो 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई थी, और फिर 36 में बर्लिन ओलंपिक जो है, उस समय से जो आज हम स्थिति देख रहे हैं, जैसे लेकर जाना आना, ये जो स्वरूप है इस समय, वो मशाल का जो स्वरूप है 1936 से शुरू हुआ। और इस समय से आयोजन स्थल तक ले जाया जाता है। ये तो सब लोग देखते हैं किस तरह से एक दूसरे को दिया जाता है, और एक तरह से संदेश ही बकायदा देना घूमती है ओलंपिक हाँ, मशाल, वो बड़ा बिल्कुल। रोमांचित कर देने वाला पल होता है। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है, एक प्रतीक के तौर पर है। यानी कि सूर्य से ऊर्जा ली जाती है, और जैसे कि उसका तेज है, वो तेज लेकर मशाल जलाई जाती है, और विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा वहां से आयोजन स्थल तक, यानी जहां पर प्रतियोगिता आयोजित होनी है, अलग अलग जगह होती है लेकिन जो उद्घाटन स्थल होता है वहां तक ले जाया जाता है। और इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की जो मशाल होती है वो प्रज्वलित की जाती है। और जब तक खेल चलता है तो सब जानते हैं भाई कि जलती रहती है वो मशाल ऊर्जा के प्रतीक के तौर पर, ताकि सबको एक अलग ढंग की एनर्जी मिलती रहे उससे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और ये जो ओलंपिक खेलों का एक जो विशेष आकर्षण होता है वो हर जगह दिखाई देता है। याद होगा जिस देश में आयोजन होता है वो देश तो बड़ी मतलब पूरी तैयारी करती है, हाँ, और बाकी जो भाग लेने वाले देश हैं वो भी बड़े बढ़ चढ़ के, और जब भी कुछ दिखाया जाता है, उसका कुछ भी देखने को मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। टेलीविजन पर अगर हम देख पाते हैं तो बहुत खुशी होती है, और अगर अपने देश के खिलाड़ी हो तो क्या बात है। बिल्कुल होते ही हैं, और पूरा देश तो लगा ही रहता है अपने देश के खिलाड़ियों के साथ में, उनके उत्साहवर्धन के लिए। लेकिन भाई ये भी बात है ना कि खिलाड़ी कोई भी हो, प्रदर्शन अगर अच्छा होता है तो ताली बजी जाती है। सही बात है, वो तो है। तो इसमें कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए, और यही हम कहना चाहते हैं कि भाई खिलाड़ी कोई भी हो, प्रदर्शन अगर अच्छा है तो आप खुश हों, उनका उत्साहवर्धन करें। और ये ओलंपिक तो खास बात है ही, और इसीलिए 4 साल में होता है कि ठीक से तैयारी से डट कर सामने आया जाए। और वैसे बुआ, ये जो ओलंपिक दिवस है इसका जो विशेष आकर्षण होता है वो होती है ओलंपिक रन।
जो ओलंपिक दौड़े होती हैं हाँ, अलग-अलग तरह की, बिल्कुल। तो उसमें जब देखते हैं कि एक खास निश्चित दूरी तक दौड़ने का जोश लेके कैसे लोग और हर उम्र के सच में दौड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और 100 मीटर की तो अपने आप में एक मिसाल बन जाती है कि भई सबसे हुँ, तेज़ है ये फर्राटा वाला आदमी, जो हुँ। 100 मीटर की पार कर ले। लेकिन एक बात और है कि जहाँ भी आयोजन होता है, हर बार का इसके लिए उद्घाटन स्थल पर जो गीत बनता है, हुँ। उसकी एक अपनी ख़ास मतलब तैयारी बहुत ज़बरदस्त होती है और बड़ा ख़ास हो जाता है वो। तो गीत-संगीत की जब बात चल रही है और इतने खेलों की बात हो रही है, इतने उत्साह की बात हो रही है, तो भई तुम्हारा गाना कहाँ है राजुल? अभी आज ही रोता है। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दूर जुल्फों की छाँवों से कहता हूँ मैं हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार। वो जो बाहों में मचल जाती, हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। अरमा है कोई पास आए, इन हाथों में वो हाथ आए, फिर ख्वाबों की घटा छाए, बरसाए खुमार, फिर उन्हीं दिन रातों पे मतवाले मुलाकातों पे, उल्फत भरी बातों पे हम होते निसार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। ये बेकरारी रंग लाती है और फिर मंजिल मिल जाती है। मंजिल ज़रूर मिलती है, सब कुछ है, लेकिन हम तो भई इसकी पंक्तियों पर जा रहे हैं ना कि क्या बात है, क्या लिखते हैं। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत एक से एक शायर हुए हैं, सही गीतकार बात हुए है। हैं ना? सही बात है। और जीवन की बहुत छोटी-छोटी बातों को इतनी खूबसूरती से पिरो देते हैं गीतों में, या कि फिर कभी-कभी बड़े गूढ़ सत्य जो होते हैं, वो हाँ। गूढ़ सत्यों को पिरोने में मजरू साहब का भी कमाल नहीं। और एक और गीतकार का नाम आता है शैलेंद्र साहब। शैलेंद्र साहब हों चाहे अनजान हों, उन्होंने भी लिख दिया कि ज़िंदगी हुँ, बेवफ़ा है।
एक दिन ठुकराएगी, ठुकराएगी। है ना, और मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। क्या बात तो है। देखिए कहाँ ले गए जिंदगी के फलसफे को, ऐसे ही सजन रे झूठ मत बोलो। तो भाई साहित्यकार कवि जब होते हैं ना तो मजा आ जाता है। सही बात है। और अलग अलग दिशाओं में मन फिरता हुआ एक जगह पर आकर टिक जाता है कवि की कल्पनाओं के साथ। तो ऐसा होता है आकाश कवि की कल्पनाओं का, और कुछ ऐसा ही आकाश है एक ऐसी किताब का जिसके बारे में आज हम बात करने वाले जी हैं। हाँ, अकाल में सारस। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसके हम कृति को लेकर आते हैं। ये पुरस्कार सन 2013 में अकाल में सारस नामक पुस्तक को दिया गया। और अकाल में सारस कविता संग्रह है राजुल। हाँ। और इसमें हिंदी के सुविख्यात कवि केदार सिंह जी की कविताएं हैं। केदारनाथ सिंह जी की ये विशेषता रही है कि वो आसपास की साधारण से लगने वाली चीजों को चुनते हैं। अकाल में सारस में भी ऐसे ही विषय हैं जिन्हें कविता में उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पिरोया है। इस कविता संग्रह की शीर्षक कविता है अकाल में सारस। इसका अगर हम उदाहरण लें तो इसमें जो बात की है उसमें सुदूर प्रदेशों में सारस पानी की तलाश में आते हैं महानगर में, और फिर क्या होता है ये कविता में कहा गया है। राजुल, यही तो हम कह रहे हैं, जैसे तुमने कहा ना कि आसपास की साधारण सी लगने वाली चीजों को चुनते हैं। तो देखो कितने प्यार से इन्होंने कहा है, अकाल में सारस 3 बजे दिन में आ गए वे। जब वे आए किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसे भी आ सकते हैं सारस। एक के बाद एक वे झुंड के झुंड धीरे धीरे आए। धीरे धीरे वे छा गए सारे आसमान में। धीरे धीरे छा गए वे सारे आसमान में। धीरे धीरे उनके क्रिंकार से भर गया सारा का सारा शहर। वे देर तक करते रहे शहर की परिक्रमा। देर तक छतों और बारजों पर उनके डैनों से झरती रही धान की सूखी पत्तियों की गंध। अचानक एक बुढ़िया ने उन्हें देखा। जरूर जरूर वे पानी की तलाश में आए हैं, उसने सोचा। वो रसोई में गई और आंगन के बीचों बीच लाकर रख दिया एक जल भरा कटोरा। लेकिन सारस उसी तरह करते रहे शहर की परिक्रमा। न तो उन्होंने बुढ़िया को देखा, न जल भरे कटोरे को। सारसों को तो पता तक नहीं था कि नीचे रहते हैं लोग जो उन्हें कहते हैं सारस। क्या बात है, ये पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है ना। सारसों को तो पता तक नहीं था कि नीचे रहते हैं लोग जो उन्हें कहते हैं सारस। पानी को खोजने दूर देसावर से आए थे वे। पानी को खोजते दूर देसावर से आए थे वे। सो उन्होंने गर्दन उठाई, एक बार पीछे की ओर देखा। न जाने क्या था उस निगाह में, दया कि घृणा। पर एक बार जाते जाते उन्होंने शहर की ओर मुड़कर देखा जरूर। और फिर हवा में अपने डैने पीटते हुए दूरियों से धीरे धीरे खो गए सारस। कितनी सुंदर कविता है। और सारसों का आना और कुछ देर के लिए उस पानी के कटोरे को देखना और फिर उसे अनदेखा करके उड़ जाना बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ कहता है, या यूं कहें कि एक तरह से बड़ी इन्होंने जैसे 2 शब्दों का प्रयोग किया है, घृणा। क्या उन्होंने गर्दन उठाई, एक बार पीछे की ओर देखा, फिर न जाने क्या उनकी निगाहों में कि दया कि घृणा। पता नहीं, हो सकता है कि उन्होंने बड़े देखा हो कि बेचारे लोग जो उन्हें सारस कहते हैं, शहर की ओर कुछ उन्होंने इसी तरह से देखा। सही बात है। तो ये जो अकाल में सारस है इसमें इसी तरह की कविताएं हैं। करीब 61 कविताएं हैं। और इसी में की एक कविता और है बुआ, आना उसका शीर्षक है। जब समय मिले जब समय ना मिले तब भी आना। आना जैसे हाथों में आता है जांगर। क्या बात है। आना जैसे हाथों में आता है जांगर, जैसे धमनियों में आता है रक्त। वाह। जैसे चूल्हों में धीरे धीरे आती है आंच। आना दिनों को चीरते फाड़ते और वादों की धज्जियां उड़ाते हुए आना। आना जैसे मंगल के बाद चला आता है बुध।
वाह वाह वाह, क्या आना। बात है। हाथों में जांगर जो है वो अगर हम बताएं तो कह सकते हैं कि इनके हाथ में जांगर है, मतलब मेहनत करने की ताकत है, ये कह सकते हैं, है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा स्थानीय बोली शब्द का शब्द है। है। हाँ, मतलब जिसको कहते हैं कि बूता, जिसको हाँ, बूता कहते हैं। या हाँ। सामर्थ्य या ताकत, काम करने की शक्ति, जिसको कहा कहते जाता हैं। है जांघर चलाओ जरा। हाँ, जांगर चलाओ, या इनके तो जांगरा ही नहीं है, हाँ। पता नहीं क्या करती हैं। तो भाई ये चूंकि ये क्या बलिया के हैं, इसलिए हमने कहा उस क्षेत्र की जो ये भाषा है उसका ये शब्द है। 7 जुलाई को ये जन्म हुआ इनका ना, ये काव्य 1934 को। संग्रह में जो इन्होंने किया है, मिट्टी से जुड़ी बातें हैं। और हाँ, उसी के बारे में ये बात करते जाते हैं। जैसे आना भी इसी तरह की कविता है, या इसके पहले जो आपने सारस कविता हाँ, हम चुनी लोगों ने थी वो सुना भी है, इसी हाँ, तरह की है। बिल्कुल। कि जो बिल्कुल आप रोज देखते हैं, जो दृश्य देखते हैं, जो आपके बहुत करीब है, उनके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी बातें हैं काव्य सृजन में, और फिर वो जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे का नष्ट नहीं करते। भौतिक रूप से वो महानगर में हैं, लेकिन मानसिक रूप से लोक यानी गांव उन्हें आकृष्ट करता है। ऐसा उनके काव्य संग्रह या उनकी रचना संसार से ऐसा लगता है ना? तो हम बता रहे थे कि 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जन्म हुआ केदारनाथ सिंह जी का, और हिंदी के प्रसिद्ध उन प्रतिनिधि कवियों में से हैं जो अपनी बात कहने के लिए आम बोलचाल के शब्दों का चयन करते हैं, और फिर भी शब्द उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुआ, एक 4 लाइनें इनमें हमने ढूंढी है। चुप रहने से कोई फायदा नहीं, मैंने दोस्तों से कहा और दौड़ा। क्या बात है। चुप रहने से कोई फायदा नहीं, मैंने दोस्तों से कहा और दौड़ा, सीधे खेतों की ओर कि कहीं शब्द पक न गए हों। ओहो, क्या बात है। इसके लिए तो बस अब कुछ नहीं कह सकते, मूक हो जाते हैं इनकी हाँ, कविताएं पढ़ते पढ़ते। बिल्कुल। गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे केदारनाथ सिंह, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में आचार्य और अध्यक्ष भी रहे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं राजू। जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, उत्तर कबीर, टॉलस्टॉय और साइकिल और बाघ। क्या बात है। उन्होंने गद्य भी लिखा है। उनकी प्रमुख गद्य कृतियां हैं कल्पना और छायावाद। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान और मेरे समय के शब्द, ये सब है। और बुआ, जो उन्होंने लिखा है, ये बिंबों की बात जो की है, हाँ। उन बिंबों की बात में उन्होंने बड़े जो आसपास के बड़े छोटे छोटे जीव होते हैं उनके बारे में भी कविता लिखी हाँ, है। ये तो हमने पहले सारस की बात की, और जैसे कि शब्द के पकने की बात की, लेकिन उसके साथ साथ चींटियों पर कोई इतना सुंदर कैसे लिखता है। जैसे चींटियां लौटती हैं, आपने लिखा है, केदारनाथ सिंह की ये कविता है। जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। कितनी सुंदर बात कही है। अपनी जो बोली होती है उसको इंसान कभी भी नहीं भूलता, और उस भाषा की जहाँ पर भी एक कहीं सुनाई देती है तो कैसे ललक कर उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो सच में भाषा की तरफ, अपनी बोली की तरफ, अपनी माँ बोली की तरफ लौटना बहुत सुखद होता है, और इसे कितनी सुंदर ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। और इनकी अभिव्यक्ति के लिए ही तो 1989 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इसके अतिरिक्त उन्हें व्यास सम्मान, मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, दिनकर सम्मान, और केरल का भी सम्मान इन्हें मिला, के कुमार आशान सम्मान से सम्मानित इनको किया गया। कुमार आशान सम्मान से सम्मानित किया गया, और 2013 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हमने पहले ही बताया था। और 19 मार्च 2018 में निरंतर साधनारत लेखनी थम गई और पंचभूत में आप विलीन हो गए। लेकिन उनकी रचनाएं अमर हैं, और उन रचनाओं के जरिए जो बहुत बिना कुछ कहे, बिना बहुत छोटी छोटी चीज़ों की ओर इशारा करते हुए कोई जो बड़ी बात कह दी जाती है वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो वैसे बुआ, वैसे बात सही भी है कि जैसे जो
मिट्टी से जुड़ी बातें होती हैं हाँ। या जो बहुत साधारण बातें होती हैं वो हमें ज्यादा आकृष्ट करती हैं। और अगर उसमें प्रकृति की भी बात हो, क्योंकि देखिए ना, हमने जितना भी देखा इनकी हाँ, कविताओं में, बिल्कुल। उसमें प्रकृति को लेकर इन्होंने कुछ ना कुछ रचा है। रचा है। और ये तो सच बात है कि ये दिखाता है, दर्शाता है कि कवि कितना संवेदनशील होता है। और खास तौर से उसकी रचना से उसकी संवेदनशीलता का अनुमान हम आराम से लगा सकते हैं कि किस तरह से अपने आप को जोड़ते हैं आसपास की चीजों से और कितनी गहराई तक जोड़ते हैं, है ना। इसके लिए शब्द जो है वो भारी भरकम शब्द बहुत मायने नहीं रखते। हल्के फुल्के शब्दों में भी बड़े प्यार से अच्छी अच्छी बातें कही जा सकती हैं और उसको गा के भी कहा जा सकता है। कितनी सुंदर ढंग से कह दिया, झूठी मूठी बतिया आवन बोले। क्या क्या बोले और क्या क्या पढ़ें। अब पढ़ देखो दीजिए यही तो आप। हम कह रहे हैं ना कि हमारे साथी लोग भी इतनी प्यारी प्यारी केदारनाथ सिंह जी की रचना भेज रहे हैं कि बस लग रहा है कि पढ़ ही दे। अगर धीरे चलो वो तुम्हें छू लेंगी, अगर धीरे चलो वो तुम्हें छू लेंगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वो चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी छोड़ दो,
तो वहीं अंधेरे में छोड़ दो, तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वो चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। अरे वाह! चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में। हाँ, क्या बात कितना है। प्यारा। केदारनाथ सिंह, बहुत नमन है उन्हें, हम्म। इतना खूबसूरत उनका लिखा हुआ कि दिल को छू जाता है किसी बिल्कुल। भी विषय पर हम उन्हें पढ़ें। जी। वैसे बुआ, अगर हम बात करें तो जो पुराने ज़माने में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थीं हाँ। जब हम लोग चाह कर भी अपनी बात कह नहीं पाते ये थे। क्या जलेबी 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 काहे बन रही है? जलेबी इसलिए बन रही है क्योंकि हम आपको उस ज़माने में ले चल रहे हैं। हमारे जमाने में? नहीं, नहीं, उससे भी पहले। आपका ज़माना कोई हमारे ज़माने से बहुत अलग अच्छा थोड़ी चलो है। ठीक है, वाह वाह, खुश हो गया हम। ये बुआ तो सहेलियों जैसी बुआ है। ये उस ज़माने की बात है जब भारत पर गुलामी के बादल मंडरा रहे थे और भारतीय राज्यों में जैसे ही मौका मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा जमा हाँ, लेती वो थी। तो है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष में धार की रानी द्रौपदी की। अच्छा, हमें लगा राजुल हुँ। कि भाई बता दो विषय कि आज हम दत्तक पुत्र या दत्तक संतान पर भी बात करने वाले हैं। हाँ। और उसके बारे में हम आप जैसे तुरंत अपने गाल पर हाथ रखा और शुरू हो जाते हैं कि पता है ये हुआ वो शुरू हो जाते हैं फुसुर 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 फुसुर। हाँ। तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे और क्या जरूरी है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल रानी द्रौपदी, धार की रानी द्रौपदी जो है, बिल्कुल सही कह रही हो कि ये उस समय की बात है जब कंपनी अपना कब्जा सब जगह जमा रही थी। फिर अपनी चाल में जो उनको सफल होना था तो उन्होंने एक नया नियम भी बनाया था जिसमें उन्होंने ये घोषित किया था कि अगर कोई पुत्र विहीन या संतान विहीन अगर कोई राजा है तो वो किसी और को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते, वो जी। दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। अपने संतान ही उनकी होनी चाहिए, वही उसी को राज्य मिलेगा। जी हाँ। और अगर नहीं है तो वो उनका राज्य कंपनी कंपनी ले में मिल लेगी। जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत अलग-अलग ढंग से वो अपनी चालें चल रहे थे। मध्य भारत का एक छोटा-सा राज्य धार था, जहाँ राजा को कोई संतान नहीं हुई और उन्होंने अपने छोटे भाई को गोद ले लिया। समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि गोद लेने के अगले ही दिन राजा का देहावसान हो गया। गोद लिए हुए राजकुमार नाबालिग थे, इसलिए राजगद्दी का भार बड़ी रानी द्रौपदी बाई ने संभाला। अब कंपनी सरकार से बिल्कुल ये आशा की जा रही थी, अपेक्षा थी कि वो तुरंत ही आके कब्जा जमाएंगे, लेकिन उनके मन में भी धार की वीरता के किस्से उन्होंने सुन रखे थे और वहाँ के लोगों के जोश के बारे में जानते थे। तो उन्होंने धार के लोगों को इस बार में विरोध नहीं किया और उनको दत्तक पुत्र लेने दिया और रानी द्रौपदी को धार की शासिका मान लिया कि हाँ भाई आप शासन कीजिए। जी। फिर कंपनी शासन का ये भी एक ख्याल था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो धार जो है उनकी तरफ हो जाएगा। हाँ, थोड़ी-सी उनको लगेगा कि हाँ, कंपनी के लोग बड़े अच्छे हैं और देखो हमारे हिसाब से बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं। हाँ, होता ही है, एक तो प्रभाव मतलब अच्छा वो कि पड़ता है। हाँ, हमारे ऊपर, हम इनके ऊपर अगर ये एहसान समझकर किया था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे एहसानों तले दब जाएंगे और फिर जो आसपास क्रांति की मशाल जल चुकी है और तमाम गतिविधियां हो रही हैं उसमें ये लोग नहीं कूदेंगे, मदद नहीं करेंगे उनको, खुद नहीं कूदेंगे और साथ में अगर कोई क्रांतिकारी आया तो उनकी मदद भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। उन्हें छुपाएंगे नहीं, उन्हें रसद पहुंचाना, बहुत सारे काम ये होते थे। अंग्रेजों ने सोचा था। सोच लिया था। लेकिन गद्दी पर बैठते ही रानी द्रौपदी ने क्रांति की ज्वाला को और प्रज्वलित करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना, देश की जो गुलामी थी बहुत सारे लोगों को बेचैन कर रही थी, उसी में द्रौपदी भी थी। उन्होंने क्रांतिकारियों की भरपूर सहायता की और क्रांति के सिपाही कंपनी शासन के दांत खट्टे करते रहे। आखिरकार धार राज्य पर रानी के समर्थन से पूरी तरह क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। रानी का ये समर्थन देखकर जो मालवान क्षेत्र था वहां पर क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। लोगों को भी मतलब जैसे एक शह मिल गई कि हाँ, उनके जो रानी है वही इस बात को कह रही है कि हाँ, हमें अपना देश लेना है या हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात का उन पर भी प्रभाव पड़ा और इस तरह से काफी वो प्रचंड हो गई वो आग। प्रचंड तो हो गई, लेकिन कंपनी अफसर तो बौखला गए ना। सही बात है। फिर उन्होंने रानी को चेतावनी दी, लेकिन रानी को तो इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपना स्वतंत्रता संग्राम का जो यज्ञ था उसमें बराबर कुछ ना कुछ योगदान देती रही, क्रांतिकारियों की मदद करती रही, या उनके जो लूट का सामान होता था वो अपने किले में रख लेती थी। इस तरह के वो काम करती रही। बिल्कुल। और आखिरकार फिर वही जो होना था, कंपनी की फौज ने धार के किले को चारों ओर से घेर लिया।
चुनौती बहुत कड़ी थी, लेकिन रानी अपनी सेना के साथ मुकाबला करती रहीं और डटी रहीं। और लेकिन ये जो वीरतापूर्वक युद्ध हो रहा था, ये चलता रहता और शायद कुछ इसका और भी परिणाम निकल सकता था, लेकिन जो किले की दीवार थी उसमें दरार पड़ गई और उस दरार से अंग्रेज सैनिक जो थे वो किले के अंदर घुस आए। बिल्कुल, रानी द्रौपदी सहित क्रांतिकारी सैनिक गुप्त रास्ते से निकले और चले गए। फिर इस तरह से अंग्रेज अफसर जो थे वो और झल्ला गए, गुस्सा आ गए, और गुस्से में झल्लाए हुए अफसरों ने धार का किला ध्वस्त कर दिया। धार राज्य पर कंपनी शासन का, कहना चाहिए शासन हो गया उनका, कब्जा कर लिया उन्होंने। लेकिन रानी द्रौपदी की कोई खबर इसके बाद नहीं मिली कि जब वो गुप्त रास्ते से गई फिर क्या हुआ, ये पता नहीं चल सका। लेकिन उनकी जो कुर्बानी थी या उनका जो योगदान था वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भुलाया नहीं जा सकता। और ये तो भाई देखो, यही तो हम कह रहे हैं ना कि कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने अपने ऊपर कब्जा नहीं होने दिया, या यूं कहे कि अपने आप को उनके चंगुल से बचा लिया कंपनी के। और जैसे भी था वो, कि किस तरह से उसके बाद का जीवन उन्होंने संघर्ष में व्यतीत किया होगा ये तो हम नहीं समझ सकते ना। जैसे कि हम सुनते हैं महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, या इस तरीके से कैसे कैसे उन्होंने दिन गुजारे होंगे और कैसे वो बचती रहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब कह सकते हैं ना कि हम लोगों के लिए एक मिसाल है अपने आप में। तो बुआ, ये बात जैसे हमेशा लगता है ना कि जो इस तरह का जज्बा आता है कि किसी भी तरह से अपने जान की परवाह किए बगैर अपने चारों तरफ की, या उनको भी अपने लगता होगा कभी कि सुरक्षित रहकर, अगर वो, क्योंकि अंग्रेज तो उनके हक में थे ही, हित में थे ही, बिल्कुल थे ही। अगर वो थोड़ा भी अपने आप को सरेंडर कर देती, समर्पित हो जाती, या यूं कहे कि सर झुका लेती, तो फिर तो आराम से रह सकते और हैं ऐसे ना? बहुत सारे लोग थे भी जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने पूरी दृढ़ता से वो खड़ी रही अंग्रेजों के सामने। बहुत सारे लोगों ने किया ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसीलिए तो हम उन्हें याद कर रहे हैं। सही और बात नमन है, करते हैं। सही बात है। तो ऐसे ही लोगों के लिए लगता है कि उन्होंने जीवन जिया, सच्चे मायनों में जिया। बिल्कुल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
हमारे होते हैं वो लोग जो इस तरह से अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी बड़े ऊंचे लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो ये कहना चाहिए ना कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य या अपना विचार जो है थोड़ा विस्तृत रखना चाहिए। लक्ष्य थोड़ा ऊँचा होना चाहिए, विचार जो हैं या कोई भी किसी चीज़ के प्रति धारणा बनाएँ तो थोड़ा-सा विस्तार से देखें, उसको बहुत संकुचित उसमें दृष्टिकोण में ना देखें, उसका दायरा थोड़ा फैला लें तो अच्छा है। सही बात है, जैसे अंग्रेज करते थे कि अरे छोड़ो बहुत अंग्रेज वंग्रेज की संकुचित बात होकर मत करते करो। थे। अरे हम दत्तक पुत्र बच्चों की बात कर रहे हैं भैया बिटिया राजुल। देखो उसमें भी थोड़ा सा ना बड़ा संकीर्ण विचारधारा हो जाती है जब सही बच्चों बात को है। गोद लेने की बात आती है ना, बिल्कुल है सही ना? बात है। ये जो बात है हम्म। दत्तक संतान को लेकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि समाज में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो स्वीकार करते हैं, साथ ही स्वयं एक दंपति परिवार इस पर क्या विचार रखता है ये भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखा है कि पति पत्नी और उसका परिवार इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि हमें दत्तक संतान चाहिए। हम्म। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि संतानहीनता की वजह से बहुत परेशानी होती है, बहुत दुखी भी सब होते झेल हैं, लेते सब झेल हैं। लेते हैं, लेकिन अगर उनसे कहो कि कोई बच्चा गोद ले लें, तो इस बात के लिए वो राजी नहीं होते। बस यहीं पर हम कह रहे हैं ना, यही तो बात है। यही हम कहना चाह रहे हैं राजुल कि हम्म। जैसे बस अपना अपना अपना, ये हमारा अपना बच्चा नहीं है। यही लोग हाँ, सोचते हैं ना, इसीलिए तो नहीं गोद लेते ना। यही बात है। हाँ, कितनी बार। और हमारे श्रोता ने देखो लिख कर भेजा है, कहते हैं कि दत्तक संतान और हमारा समाज विचार अच्छा है। हमारा समाज पुत्र मोह से अपने आप को अलग नहीं कर पाता। जिन घरों में अधिक लड़कियां हैं वहां कई लोग अपने रिश्तेदारों से पुत्र को गोद में ले लेते हैं, लेकिन बड़े होने पर जब मालूम पड़ता है उस पुत्र को जिसको गोद लिया गया है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होने लगता है और अपने आप को उस परिवार का अंग भी नहीं मानता। और दूसरी बात, जिस परिवार में संतान नहीं होती वहां भी अनाथ आश्रम से या हॉस्पिटल से बालकों को गोद लिया जाता है, लेकिन विसंगति ये है कि बड़े होने पर, ज्ञात होने पर वहां पर भी कुछ न कुछ डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। और कुछ परिवार ही ऐसे हैं जहां पर दत्तक संतान और परिवार सुखी पाए गए हैं। अन्यथा हमारे समाज में दोनों परिस्थितियों में दत्तक संतान पीड़ादायक सिद्ध हुई है। हमारे समाज में भी मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। बात तो बिल्कुल सही है, ये वर्ल्ड फेमस बात है कि भाई ये जो बात है ना, इन्होंने जो बोला है वो 100% सही है। इसीलिए तो आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं राजुल। कि जब आपके सामने दो रास्ते हों कि या तो आप संतानहीन रहकर जीवन काट दें और या फिर आप एक नन्ही सी किलकारी को अपने घर में लेकर आए और अपने जीवन को रोशन करें, तो प्रायः ये होता है कि लोग वही पहला रास्ता चुन लेते हैं और अगर बहुत बुढ़ापे में भी जाकर वो इसी बात के लिए कलपते रहते हैं। लेकिन अगर बुआ देखा जाए एक तरह से, तो जो ये संतान लेना, गोद लेना होता है, वो यही तो होता है ना कि अगर हम किसी भी बच्चे को बहुत प्यार से, दुलार से, चाहे वो अपना बच्चा हो चाहे गोद लिया हुआ बच्चा हो, जब उसे बहुत स्नेह से पाला जाता है तो वो बच्चा क्या आगे चलकर आपका सहारा नहीं बनेगा? फिर ये भी बात है, बिल्कुल बनेगा। लेकिन हम कहते हैं आगे चलकर क्यों सोचना, अभी जितनी जिंदगी आपकी खुशनुमा बना रहा है वो बच्चा, उस पल को आप जी लीजिए। भविष्य के लिए इतने आशंकित क्यों हैं? बिल्कुल। और फिर तो अपने बच्चे भी ना पैदा करें, क्योंकि अपने बच्चे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जो अपनी औलाद भी बहुत तकलीफ देती है। तो उनका क्या? इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए। बिल्कुल। तो और एक बात और है कि कलपते रहने के अलावा हम सिर्फ अपने अपने बारे में इतनी देर से राजू सोच रहे हैं, हमें खुशी मिलेगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा और हमें अच्छा लगेगा। अरे उस बच्चे का भी तो सोचिए जो बेचारा कहीं गरीबी में या किसी ऐसे पल रहा है जहां उस किसी को माँ या पिता नहीं कह सकता, पापा कह सकता, उसकी खुशी जरा सोचिए, उस बच्चे का जीवन सोचिए। वंचित है तमाम सुखों से, तो कम से कम एक मुस्कान तो आप उसके चेहरे पर सजा सकते हैं। ये बात तो है ना? तो बहुत सारे और भी पहलू हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन खुशी की बात आ रही है तो गीत वीत सुना दो राजू जरा। मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर
आज गगन में चंदा देखा, आज फूल ने हंसना सीखा। आज गगन में चंदा देखा, आज फूल ने हंसना सीखा। दीप से दीप जले आशा के, घर आंगन मन भाया रे। मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। मुस्काता जब शाम सलोना, हंसता घर का कोना कोना। पुलकित तन है, मुखरित मन है, आंचल मेरा लहराया रे। मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। घुटनों के बल चले छबीला, आंचल पकड़े कभी हटीला। घुटनों के बल चले छबीला, आंचल पकड़े कभी हटीला। लाल लाडले तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया रे। मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। तू वसंत तू शरद सुहावन, तू फागुन है तू ही सावन। हरि के वरदानों की तुझ पर रहे सुशीतल छाया रे। मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। किसी के आने की खुशी कितनी ज्यादा होती है ना बुआ। और खास तौर से बच्चों की तो पूछो मत, किलकारी तो बस केवल ये शब्द ही ऐसा है कि बस ले लो किलकारी और बस मन खुश हो जाता है। भाई नन्हे से है ना? बच्चे अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं, ये सोच कर कई बार ऐसा होता भी है हाँ। कि कोई अगर ऐसे दंपति हैं जो तैयार होते हैं कि हाँ हम गोद लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर उनके मन में जो दत्तक संतान को लेके एक पहले से पूर्व धारणा होती है, उसके वजह से वो यही कहते हैं कि हम भाई अपने परिवार में ही गोद ले लेंगे। हाँ ना, ये सोचते हैं कि पता नहीं, फिर वही वाली बात आती है अपना अपना अपना। ये नहीं सोचते कि सबके खून का रंग जो है लाल ही होता है कि सही नहीं? बात है, हाँ? सही बात है जैसा बुआ। भी खून है, खून खून होता है, इंसान इंसान होता है। तो यही जो हमने सबसे शुरू में कहा था कि संकीर्ण दायरा न रखें अपने विचारों का, विचारों के थोड़ा से रोशनदान को खोलिए, बिल्कुल। सब तरह से हवा आने दीजिए, फिर देखिए आप कहीं किसी का भी ले सकते हैं। और रिश्तेदार क्या होते हैं, आप जन्म से रिश्तेदार होते हैं, बाकी तो हमारे दोस्त भी ऐसे हो जाते हैं जो रिश्तेदार से बढ़कर होते हैं। तो कुछ नहीं, वो दोस्तों से भी मत लीजिए, हम तो कहते हैं भाई किसी से भी लीजिए, आप उसको फिर बना लीजिए ना रिश्तेदार। सही बात है, बिल्कुल। कहीं से भी लीजिए आप, चाहे आप किसी संस्था से लीजिए, चाहे कहीं और से लीजिए, लेकिन जो बच्चा गोद लीजिए उसको पूरी तरह अपना बनाइए हाँ। और वो सारी कार्यवाहियां पूरी करिए जो कि बिल्कुल। जरूरी है। जो भी कानूनी कार्यवाही जो भी होती है, ताकि बच्चा भी जो है ना थोड़ा जब बड़ा हो, उसे पता चले, तो वो आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। उसे ये ना लगे कि कभी भी आप भी कह सकते हैं कि तुम तो हमारे अपने बच्चे नहीं हो। है समाज तो उसको कान भरने में बड़े मजे से, खूब मजे से भरता ये है। बहुत बुरी बात होती है ना? बुआ ना। बिल्कुल, जैसे ही अगर मान लीजिए किसी ने बच्चा गोद लिया है और वो गोद लिए हुए बच्चे के साथ किसी पारिवारिक उत्सव में आ गए या कहीं पर चले गए, तो बस तुरंत बात होने लगती है, गोद लिया है, ये तुम्हारी मम्मी है, क्या कहते हो इनको, मम्मी कहते हो, क्या हाँ। कहते हो, मम्मी या- प्यार करती है कि नहीं हाँ, करती हैं? ये सब बातें होने लगती हैं। बस। तो वो अब बच्चे के मन में पहले से ही इस बात को लेके, और हमारे किसी साथी ने लिखा भी है कि कुंठा हो जाती है उनकी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये तो वैसे ही है ना, राजू जैसे बहू आने वाली हो तो सोचते हैं पता नहीं कैसी आएगी, पता नहीं, अरे सब चीज के लिए रहता है। तो भाई इतना सोचिए विचारिए नहीं। हमारी साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि मेरी बड़ी बहन को बच्चे होने के बाद भी नहीं रहे, तब उन्होंने एक बेटिया को गोद लिया। और आपको एक बात बताती हूँ, उस बेटी को महज शादी के 2 वर्ष बाद पता चला, डॉक्टर ने बताया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसने एक शादी की और मतलब जहाँ भी फिर जुड़वा बच्चे, मतलब उसने फिर क्या की, जो शादी की थी तो वहां उन लोगों ने फिर जुड़वा बच्चों को गोद लिया।
तो कितनी अच्छी बात है। और अभी वो रह रही है, और कभी भी और कहीं से भी हमको नहीं लगता कि उसके बच्चे नहीं हैं। हम सब बहुत खुश हैं उसके निर्णय से। किसी फालतू बातों के चक्कर में न पड़कर उसने इतनी छोटी उम्र में ऐसा निर्णय लिया। पूरा परिवार उसके साथ है। ये जो अंतिम लाइन है ना राजुल, पूरा परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परिवार आपका साथ में है, या यूं कहें कभी कभी तो हम कहते हैं कि इस मामले में आप अगर पति पत्नी तैयार हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी जो आपके विरोध में कुछ बोले। क्योंकि पहले आप अपना मन मजबूत करिए, उसके अच्छी चीजों को समझिए, समाज की जरूरत समझिए कि बहुत सारे बच्चों को माता पिता की जरूरत है, आपको बच्चे की जरूरत है। एक दूसरे की जरूरत पूरी कीजिए और खुशी से रहिए। उसके बाद किसी की क्या मजाल है। बिल्कुल। और जो हमारे सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, उनसे भी हम यही कहेंगे कि अगर समाज का दायित्व वो निभा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई इस तरह की बातें बहुत ही छोटी, बहुत ही संकीर्णता भरी सोच को जन्म देती है। तो इस तरीके से न बोलें, खुश हों, बल्कि उनका उत्साहवर्धन करें। और कुछ लोग तो राजुल जिनके खुद बच्चे रहते भी हैं, वो भी अगर संपन्न है तो उन्हें लगता है लाओ किसी बच्चे को संपन्नता में रखा जाए, और वो गोद ले लेते हैं। बिल्कुल। फिर उनका क्या, बताओ वो काहे ले रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो अच्छा, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, पता हाँ, क्योंकि उनके बच्चे हैं। लेकिन अगर कोई निसंतान ऐसा करता है तो फिर ये बात तुरंत होती है। और ये बात सही है कि अगर आप शुरू से उसको ये बताते जाएंगे किसी बच्चे को कि ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं, या ये तुम्हारा घर नहीं है, या तुम बाहर से आए हो, तो बच्चे के मन में एक हीन भावना और बहुत कुछ ऐसा जागृत होगा कि ना चाहते हुए भी फिर वो उस तरफ बढ़ चलेगा जहां नहीं बढ़ना चाहिए। राजुल, लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि समाज अपना काम करता रहेगा। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को इस तरह से पालें, ऐसी परवरिश दें कि उसको पूरी सुरक्षा महसूस हो, और उसे ये खुद बता दें कि देखो लोग ये कह रहे होंगे, देखो इस पर ध्यान मत देना बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। या जिस तरह से भी उसको इतना प्यार दें कि उसको किसी की भी कोई भी ये तरीके की जो बात है ना, शब्द वब्द कुछ याद न रहे, है ना। तो इस तरह से आप खुशहाल रहें। फिर भी समाज की जो तुम बात कर रही हो वो भी बहुत जरूरी है कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी बच्चे से इस तरह का प्रश्न नहीं करना चाहिए। थोड़ी अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर लें। अरे और जिज्ञासा छोड़ो, लोग तो खुद जिसके बच्चे होते हैं उससे कहते हैं बेटा तुम्हें मम्मी प्यार करती है ज्यादा कि पापा। अच्छा, कौन ज्यादा अच्छा लगता है? बच्चे क्या है पता है, कहेंगे पापा। अच्छा, पूछो कि बच्चे तुम्हें पापा ज्यादा प्यार करते हैं कि मम्मी, तो कहेंगे मम्मी, क्योंकि बाद में जो शब्द आता है बच्चा वही रिपीट करता है, ये कभी ध्यान नहीं देते। ये बात सही है ना। हाँ, तो जब उनको नहीं छोड़ते तो आपको क्या छोड़ेंगे। तो सही बात है। ऐसे भोले भाले मासूम से बच्चों के साथ एक नया जीवन शुरू किया जा सकता है। बस ये ध्यान में रखिए और किसी मासूम को अपना लीजिए। बिल्कुल। और बुआ, अब देखे ना, भागने का समय हो रहा है। सच में घड़ी कह रही है कि हम ले इजाजत। तो आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।